एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का इतिहास केजीएस के नोट से करेंगे। इसमें परिचय, बिहार के इतिहास में प्राचीन काल से गौरवशाली रहा है और बिहार के विषय में पहली जानकारी सतपथ ब्राह्मण से मिलता है, जो कि यजुर्वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और सतपथ ब्राह्मण जो है इसी में बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। और हमारे बिहार को प्राचीन काल में विहार नाम से जाना जाता था, क्योंकि उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत के जहाँ बौद्ध मठों की संख्या सर्वाधिक थी, इस कारण से इस क्षेत्र को बिहार कहा गया था। मगध क्षेत्र का पहले जानकारी अथर्ववेद में मिलता है और ऋग्वेद में इस प्रदेश को कीकट कहा गया, मतलब निम्न जाति के लोग। 600 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में मिलती है। बिहार में भी 3 जनपद थे, बज्जी, मगध और अंग। बज्जी मुजफ्फरपुर, वैशाली, मगध पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा और अंग भागलपुर और मुंगेर। आगे देखते हैं, यहाँ पे बिहार का मैप है। इसमें इस साइड जो है यहाँ पे ये बज्जी है, जिसकी राजधानी वैशाली। इस साइड आ जाता है मगध और यहाँ पे आ जाता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण, 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ। बिहार में जीतने वाला पहला मुस्लिम तुर्की जो था बख्तियार खिलजी था। भारत में तुर्की आक्रमण 12वीं सदी में हुआ। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम तुर्की कौन था? बख्तियार खिलजी था। मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार के विषय में जानकारी मिलती है। मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी में, तबकात-ए-नासरी में ही बख्तियार खिलजी बताया गया है कि वे बिहार के शासक बंगाल में को भी जीता था। तुर्की किताबों में ही बिहार को बिहार कहा जाने लगा और मध्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत को बिहार में मिलाने वाला इल्तुतमिश मिला। मध्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत को बिहार में किसने मिलाया? इल्तुतमिश ने मिलाया। और बिहार का पहला सूबेदार कौन था? तो मलिक जानी था। बिहार का पहला सूबेदार मलिक जानी था। मुगल काल के दौरान 1580 में अकबर द्वारा बिहार को प्रांत का दर्जा मुगल के अधीन रखा गया। यानी कि अब 1580 में बिहार को मुगल काल के दौरान क्या दिया गया? प्रांत का दर्जा दिया गया और इसको मुगल साम्राज्य का अधीन रखा गया। 1580 में 1757 में पलासी के युद्ध के दौरान बिहार बंगाल का ही हिस्सा था और 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान बिहार की स्थिति कैसी थी? तो जर्जर हो गई थी, यानी कि बहुत कमज़ोर हो गई थी। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के घोषणा के अनुसार बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, तब बिहार पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसमें बिहार किस में आया? पश्चिम बंगाल में। इसका गवर्नर कौन था? तो पूर्वी का था फ्रेसर, इसका था फूलर, पश्चिमी साइड का। 12 दिसंबर 1911 को सुसज्जित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर 1911 को अलग करने का निर्णय लिया गया और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। निर्णय 12 दिसंबर 1911 को, 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया और इसके उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया गया 12 मार्च 1912 को हुआ और बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का बंटवारा हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ। यह बंटवारा बिहार के खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से नुकसानदायक रहा, क्योंकि वर्तमान में उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस से लगती है? तो नेपाल से लगती है। दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। यानी कि ये अगर बिहार है तो इसके इधर नेपाल है, इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है और इधर पश्चिम बंगाल है। लेक्चर 2 को देखते हैं। लेक्चर 2 में था कि बिहार के सीमावर्ती ज़िले। तो बिहार के सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं? तो इस साइड में देखिए अगर, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज 7 है। यहाँ पे कितने? 7 है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज 7 हैं। उत्तर प्रदेश, ये नेपाल वाले। उसके बाद इस साइड का देखेंगे उत्तर प्रदेश वाले। पश्चिम में कौन कौन से? तो गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऐसे याद करिए, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। दक्षिण में कौन है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। पश्चिम में कितने हैं? तो पश्चिम में सिर्फ 3 हैं, पूर्णिया, कटिहार और यहाँ पे पूर्णिया, कटिहार और एक और है। कौन है एक और? यही किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 है। यहाँ पे किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है, इधर 3 लगते हैं। तो यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हमने देखा उधर
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, बांका, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। और यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यानी कि कटिहार एक ऐसा है जो झारखंड से भी लगता है और बंगाल से भी लगता है। किशनगंज ऐसा है जो नेपाल से भी लगता है और बंगाल से भी लगता है। यहाँ पे किशनगंज के बाद इधर पूर्वी चंपारण ऐसा है जो इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है। और यहाँ पे रोहतास ऐसा है जो झारखंड से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। अब बिहार अपने उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। बिहार अपने उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। उत्तर से नेपाल में लगे हुए बिहार के कुल 7 जिले हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज। आगे देखते हैं। बिहार दक्षिण में झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करती है, जिसमें 8 जिले आते हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका और कटिहार। देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से 8 जिले शामिल करते हैं: गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। पश्चिम चंपारण से ही शुरू होता है, क्योंकि एक्चुअली बिहार में की सीमा पूरब में पश्चिम बंगाल से लगती है, जो 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब बिहार के इतिहास को देखेंगे। बिहार का इतिहास: पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्त काल में आ जाता है गुप्तोत्तर काल। इतना ही बिहार का प्राचीन इतिहास है। इसको पढ़ेंगे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक इतिहास। यहाँ तक खत्म होता है बिहार का इतिहास। उसके बाद पाषाण काल में बिहार कैसा था, तो पाषाण काल में के दौरान आदि मानव खानाबदोश थे। ये लोग मुख्यतः शिकार पर आश्रित होते थे। ये लोग पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू बनाकर शिकार किया करते थे। हमें बिहार के क्षेत्र में ही पाषाण काल के दौरान लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। पूरा पाषाण काल: इस काल के दौरान बिहार में दक्षिणी हिस्सों में मानव के रहने के संकेत मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में बिहार के दक्षिणी हिस्सों में मानव के रहने के संकेत मिलते हैं। यहाँ से पत्थरों के बने हुए औजार, कुल्हाड़ी, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। बिहार के गया यानी कि जेठियन, मुंगेर, नालंदा, रजरप्पा, हजारीबाग आदि क्षेत्रों से इसके साक्ष्य मिले। पूरा पाषाण के गया, मुंगेर, नालंदा, रजरप्पा आदि क्षेत्रों से इसके साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मध्य पाषाण काल: इस काल के दौरान जो था, मुंगेर से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। और नव पाषाण काल: तो इस काल के दौरान चिरांद, चेचर, मनेर, सारण, वैशाली, पटना हड्डियों के उपकरण मिले हैं। चिरांद से ताराडी, गया, चेचर में और सिनुआर, मनेर में। वैदिक काल में बिहार: ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कीकट कहकर संबोधित किया गया था, और कीकट का अर्थ होता था निम्न जाति के लोग। बिहार में आर्यों का आगमन सबसे पहले विदेह क्षेत्र में, यानी आर्य जो सबसे पहले आए वो कहाँ आए, विदेह क्षेत्र में आए। यजुर्वेद के ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गंगा के उत्तरी मैदान आर्यों का प्रमुख निवास था, यानी गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र आर्यों का प्रमुख निवास था। इसी ग्रंथ में विदेह के राजा जनक का भी जिक्र किया गया है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। मगध क्षेत्र की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। गया, राजगीर, वैशाली विदेह के पवित्र स्थान माना गया है। गया, राजगीर, वैशाली और विदेह को पवित्र स्थान यहाँ पे माना गया है। अब है महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। 16 महाजनपदों में से 3 ऐसे थे जो कि वर्तमान बिहार क्षेत्र में थे। बज्जी वर्तमान बिहार का वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, पश्चिम चंपारण आदि क्षेत्र इसमें आते थे। किसमें? वज्जी में। कौन आता था? वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, पश्चिम चंपारण क्षेत्र। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इसमें 8 प्रांतों का महासंघ था, जिसे विदेह, मिथिला या लिच्छवी आदि प्रमुख थे। वर्तमान तिरहुत का क्षेत्र इस प्राचीन समय से वज्जी का ही क्षेत्र रहा था। लिच्छवी पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य था, यानी गणराज्य था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म भी वज्जी में ही हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का कहाँ पे हुआ था? वज्जी के कुंडल ग्राम में हुआ था। अंग वर्तमान बिहार में मुंगेर, भागलपुर और बांका क्षेत्र अंग के क्षेत्र हैं। अंग की राजधानी चंपा थी। हुएनसांग चीनी यात्री इस क्षेत्र में चेम्पो कहा था। हुएनसांग ने क्या कहा था? चंपा को चेम्पो कहा था। और मगध वर्तमान बिहार में पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा के क्षेत्र शामिल है मगध में। प्राचीन इसकी जो मगध की राजधानी थी वो राजगिरी थी। और पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध का जो महाजनपद था
वो कैसा था? तो वो सबसे प्राचीन वंश बृहदंत वंश का था। बृहदंत वंश क्या था? इस वंश के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और वर्तमान बिहार के राजगीर में जरासंध के अखाड़ा का प्रमाण अभी मौजूद है। कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था बृहदत्त वंश का, और बृहदत्त वंश के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्राचीन राजवंश को देखें तो सब हर्यक वंश की बात आती है। हर्यक वंश, इस वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जिसको श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने मगध का विस्तार क्षेत्र तरीके से किया, युद्ध से और विवाह से। दो तरीके से इसने किया, युद्ध से और विवाह से। बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया और बज्जी को मगध के हिस्से में बनाया, और मगध का प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार बिंबिसार के शासनकाल में ही हुआ। बिंबिसार ऐसे पहले शासक थे जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था। जीवक किसके दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार का बड़ा बेटा अजातशत्रु था। बिंबिसार का बड़ा बेटा कौन था? अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु, अब लेक्चर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। अजातशत्रु बज्जी को मगध में मिलाने के लिए युद्ध किया। अजातशत्रु ने बज्जी को मगध में मिलाने के लिए क्या किया? युद्ध किया। इसमें शामिल हथियार क्या था? तो रक्त मुशल का यूज़ किया, जिसको महाकंटक कहा जाता है, और महाशिला कंटक। इतिहास में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने बज्जी के साथ साथ अंग को भी मगध में मिला लिया। बज्जी और अंग को किसने मिलाया? अजातशत्रु ने मिलाया। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की प्रथम संहति संग्रहित राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुई थी, और अध्यक्षता इसके महाकश्यप द्वारा की गई थी। नागदशक इस वंश के अंतिम शासक थे। नागदशक आखिरी शासक था, और शिशुनाग के द्वारा नागदशक का अंत किया गया, और नागदशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का, और इसके बाद कौन आया? शिशुनाग आया। मगध पर एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापित हुआ। अब शिशुनाग वंश क्या था? तो शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली बनाई गई, और शिशुनाग ने वत्स, अवंती तथा कौशल को मगध में मिला लिया। यानी कि अंग को किसने मिलाया था? तो अंग और बज्जी को मिलाया था अजातशत्रु ने, और वैशाली वत्स कौशल को, तो वैशाली वत्स और कौशल बेबी के को मिलाया शिशुनाग ने। शिशु ने क्या किया? बेबी के शिशुनाग, ऐसे याद कर सकते हैं। कालाशोक काकवर्ण के शासनकाल में, अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के टाइम पे वैशाली में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सावाकामी ने की थी। और कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। यानी कालाशोक ने क्या किया? राजधानी को वैशाली से कहाँ लेके गया? पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र कौन लेके गया? कालाशोक। मगध की राजधानी अगर देखें तो राजगृह बना था। राजगृह बना बृहदत्त वंश के समय में और हर्यक वंश के समय में। यानी बृहदत्त और हर्यक के टाइम पे राजगृह था। पाटलिपुत्र उदयन के टाइम पे था। पाटलिपुत्र का उदय हुआ तो उदयन के टाइम पे था। राजगीर जो है वो बृहदक वंश और हर्यक वंश, ह लास्ट से तो हर्यक वंश, और इसका बृहद विस्तार हुआ राजगीर का तो बृहदत्त वंश। और पाटलिपुत्र उदयन का था। वैशाली शिशुनाग का था। वैशाली किसकी राजधानी थी? शिशुनाग की, वैशाली। पाटलिपुत्र जो है वो और किसकी राजधानी थी? कालाशोक की, उदयन की थी। और अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो कालाशोक ने बनाया। नंदीवर्मन इस वंश के आखिरी शासक थे, और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्मन, शिशुनाग वंश के। अब आया नंद वंश। इसकी स्थापना महाजनपद नंद द्वारा की गई थी, नंद वंश की। और यह एक गैर क्षेत्रीय शासक था, महाजनपद नंद, जिसने प्रण लिया था कि सभी क्षेत्रीय संघों का अंत करेंगे। और महाजनपद ने को एक राठ की उपाधि धारण की थी इसने, और कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला पहला शासक महाजनपद था। यानी कलिंग को जीतने वाला पहला शासक कौन था? महाजनपद था, महाजनपद नंद था। इसकी जानकारी मिलती है हंथी गुफा अवलेख से। हंथी गुफा अवलेख में बताया गया है कि कलिंग जीतने के बाद जिन की मूर्ति भी मगध लाया, और महाजनपद नंद ने कलिंग जीतने के बाद जिनकी मूर्ति को लेकर के मगध आया। ये किस में लिखा हुआ है? हंथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है। धनानंद के शासन के दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। धनानंद जिस टाइम पे शासन कर रहा था उस टाइम पे भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, धनानंद के टाइम पे। और 326 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सिकंदर और पौरस ने मगध में लड़ाई हुई। सिकंदर और पौरस की कहाँ पे हुई? मगध में वितस्ता की लड़ाई हुई। वितस्ता की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? वितस्ता की लड़ाई सिकंदर और पौरस के बीच हुई थी, वितस्ता की लड़ाई। युद्ध के बाद सिकंदर की सेना मगध की तरफ बढ़ी, लेकिन व्यास नदी पार करने
के कारण, ब्यास नदी नहीं पार करने के कारण आक्रमण मगध पर नहीं हुआ। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है आक्रमण मगध पर नहीं हुआ। धनानंद ने मगध की प्रजा को 124 प्रकार के बढ़ा कर, यानी कि धनानंद ने 124 प्रकार का टैक्स लगाया था। अब यहाँ पे मौर्य वंश लेक्चर नंबर 5 को करेंगे अब हम लोग। मौर्य वंश जो है मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में एक शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस ख्याति को प्राप्त किया, और ये जो स्थापना की इसमें इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद की। लगभग 305 ईस्वी पूर्व यूनानी सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। 305 ईस्वी पूर्व जो है सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच इस युद्ध में मगध की जीत हुई और यूनानी शासक तथा मुगल के शासक के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इससे भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए आ गया और इसे चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला आगे नेक्स्ट लेक्चर में।